हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम मित्रों, सब अच्छे होंगे। राम राम सभी साथियों को, राम राम मित्रों। आपका जो महिला और बाल अपराध वाला जो पार्ट चल रहा है, उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में अपन बात करेंगे कि कैसे आपको इसके प्रश्न भी देखेंगे, अपन प्रश्नों का अभ्यास का भी। तो महिला और बाल अपराध में मैंने कल आपको महिला अपराध के रूपों के बारे में चर्चा करी थी, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे दूसरा अगला आपका रूप है महिला अपराध के रूप। महिला अपराध के रूप। महिला अपराध के रूपों में यदि मैं आगे की चर्चा आप लोगों के सामने करूं, महिला अपराध के रूपों में आगे की चर्चा आपके सामने करूं, तो अगला रूप आपका होगा गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु। गर्भपात के दौरान, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु। महिला की मृत्यु। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई महिला गर्भपात के दौरान मर जाती है तो ये भी अपराध की श्रेणी में है। और इसमें मित्रों आईपीसी की धारा 314 के तहत सजा का प्रावधान है। और इसमें जो आपको सजा मिलती है वो सजा मिलेगी मित्रों आपकी 10 वर्ष की। 10 वर्ष की सजा, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अगला रूप की बात करूं तो नव शिशु को जन्म लेने से रोकना। जन्म लेने से रोकना। नव शिशु को जन्म लेने से रोकना। अगला आपका रूप है नव शिशु को जन्म लेने से रोकना। यानी कि आप जो बेबी है और वो आप पैदा होने से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, गर्भ में डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो इसका मतलब जैसे भ्रूण हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, भ्रूण हत्या कर देते हो। या फिर आप कोई टैबलेट देके, गोली या कोई जड़ी बूटी देकर डिस्ट्रॉय करते हो। जड़ी बूटी देना ये भी अपराध की श्रेणी में है। और इसमें क्या होता है, आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा कौन सी, 315 के तहत आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और ये सजा कितने दिन की होगी, 10 वर्ष की। सजा कितने वर्ष की होगी, 10 वर्ष की। अगला आपका प्रावधान है नव शिशु को मारना। नव शिशु को मारना। नव शिशु को मारना। अगर आप छोटे बच्चों को मार देते हो, समझ में है ना, जन्म से पहले मार देते हो, तो ये भी गैर कानूनी है मित्रों। और इसमें भी आपको आईपीसी 316, आईपीसी 316 और 302 के तहत आपको क्या मिलेगी, दोनों के तहत सजा मिलेगी। और ये सजा आपका आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास है, यह आपको ध्यान रखना है। तो नव शिशु को मारना, तो मारना एक मर्डर है जिसके तहत 302 याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसी क्रम में अपन आगे बढ़े, तो 0 से 12 वर्ष, 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को घर से निष्कासित करने पर, घर से निष्कासित करने पर, घर से निष्कासित करने पर
घर से निष्कासित करने पर, घर से निष्कासित करने पर, तो 0 से 12 वर्ष के बच्चों को घर से निष्कासित करने पर इसमें भी आपको सजा का प्रावधान है। इसमें क्या है, आईपीसी की धारा 317 के तहत, 317 के तहत आपको जो सजा मिलेगी इसमें, वो सजा है आपकी 3 वर्ष, 3 वर्ष की सजा। यदि आप 0 से 12 वर्ष के किसी भी बच्चे को घर से निष्कासित कर देते हैं, उसको घर में नहीं घुसने देते हैं, ठीक है, जबरन उसको घर से बाहर रखते हैं, तो ये भी मेरे मित्रों आपको कानूनी अपराध है। अगला आपका है मेरे दोस्तों, मृत शिशु को घर पे रखने पर, मृत शिशु को, मृत शिशु को घर में रखने पर, घर पर रखने पर, रखने पर, जैसे कोई छोटा बेबी मर जाए और कोई माँ वो सोचे कि भाई मेरा बेबी मर गया, ठीक है, उसको अपने पास रखती है, उसको दूर नहीं करना चाहती है, मृत हो गया फिर भी रखती है, ठीक है ये। और जैसे किसी की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने पर घर में रखने पर, घर में रखना, जैसे मृत्यु हो गई और आप उसकी डेड बॉडी को अपने पास ही रखते हो, उसको आप क्या कर रहे हो, दाह संस्कार उसका नहीं कर रहे हो, तो ये भी कानूनी अपराध है। इसमें भी जैसे किसी की मृत्यु का मतलब, जैसे कोई मर जाए बहुत प्यारा हो और आपका जी टूटे कि मैं इसको जलाऊं नहीं, मेरे पास ही रखूंगा, कोई बात नहीं बर्फ़ में रख लूँगा, तो इसमें भी आईपीसी की धारा 318 के तहत क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। और सज़ा आपको कितने वर्ष की मिलेगी, सज़ा इसमें है 2 वर्ष की जेल। ऐसा करना कानूनी अपराध है, 2 वर्ष की जेल मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान है उनको अपन देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद, महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेद, महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो महिलाओं से संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि लिंग, यानी कि ये महिला है या पुरुष है, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। कौन सा है, अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है मित्रों कि सरकार बालक प्लस महिलाओं के लिए, सरकार बालक प्लस महिलाओं के लिए, सरकार बालक प्लस महिलाओं के लिए, सरकार बालक प्लस महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकती है, विशेष कानून बना सकती है। बालक व महिलाओं के लिए क्या बना सकती है, विशेष कानून बना सकती है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अवसर की समानता। मित्रों, महिला और पुरुषों को सरकारी नौकरियों में अवसर की क्या दी जाएगी, समानता दी जाएगी।
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान अवसर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर दोनों कांस्टेबल हैं तो महिला कांस्टेबल को भी सैलरी बराबर, पुरुष कांस्टेबल को भी सैलरी क्या दी जाएगी? बराबर दी जाएगी। और याद रखना है यह अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1976 के तहत क्या हुआ था? जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। यानी कि ये 1976 के तहत जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आगे के आर्टिकल की मित्रों। आगे के आर्टिकल की अगर मैं चर्चा करूं तो अनुच्छेद 39D, आर्टिकल 39D में क्या कहा गया है कि जहां महिला कार्य करती है, जहां महिला कार्य करती है, वहां पर उसके स्वास्थ्य का रखरखाव, उसके स्वास्थ्य का रखरखाव, तो जहां महिला काम करती है वहां पर स्वास्थ्य का रखरखाव जिस संस्था में वो काम कर रही है उस संस्था के ऊपर निर्भर करेगा, उस संस्था की जिम्मेदारी रहेगा। समझ में आया ना? उस संस्था की क्या रहेगी? जिम्मेदारी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। जिस फील्ड में या जिस सेक्टर में या जिस डिपार्टमेंट में या जिस ऑफिस में महिला काम करती है, उस ऑफिस में महिला के स्वास्थ्य के रखरखाव की जिम्मेदारी उस ऑफिस की होगी जहां वो काम करती है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 51K, 51K या 51A। अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51K में क्या है? महिलाओं का सम्मान, यानी कि प्रत्येक नागरिक महिलाओं का क्या करेगा? सम्मान करेगा। प्रत्येक नागरिक महिलाओं का क्या करेगा? सम्मान करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद 51K में। अगला आपका है अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 243G। ठीक है, इसमें क्या है मित्रों? इसमें कहा गया है कि जो आपके पंचायत राज है उसमें महिलाओं को आरक्षण, यानी कि SC ST की महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों पर या सीटों पर क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। याद रखना, SC ST की महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों पर क्या है? आरक्षण है, यानी कि 1/3 जो सीट हैं उन पर रिजर्वेशन किसका रहेगा? महिलाओं को रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो आपका हो गया
अब अगली अगर मैं बात करूं आपके सामने, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325 क्या कहता है? चुनाव में महिला के भाग लेने का अधिकार। चुनाव में महिला के भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, चुनाव में महिला के भाग लेने का अधिकार। याद रखना है, चुनाव में महिला के भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 325 में, यानी कि कोई भी महिला चुनाव में भाग ले सकती है, ये उसका राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 क्या कहता है मेरे मित्रों? अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा प्लस विधानसभा, याद रखना, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है, समझ में आया ना, उनका निर्वाचन क्या होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, के आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आर्टिकल 325 और 326 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे अपन महिलाओं के विकास, महिलाओं के विकास से संबंधित, महिलाओं के विकास से संबंधित प्रमुख संस्था, याद रखना है, महिलाओं के विकास से संबंधित प्रमुख संस्था, महिलाओं के विकास से संबंधित प्रमुख संस्था। इसकी बात करेंगे, कौन कौन सी संस्था ऐसी हैं जो महिलाओं के विकास से संबंधित है। तो महिलाओं के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाओं की चर्चा मैं आप लोगों के सामने कल की क्लास में करूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आर्टिकल वगैरह जो मैंने बताए हैं, इनके बढ़िया से नोट्स बना के आईपीसी की जो धाराएं हैं इनको पढ़ो मेरे मित्रों, यहाँ से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये सवाल आपका होना चाहिए सही, गलत सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आप सभी का दिन शुभ रहे। कल की क्लास में फिर आप लोगों के सामने मिलते हैं।